नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी। देश भर में पीएफआई के 106 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पीएफआई चेयरमैन अब्दुल सलाम के घर पर भी छापा पड़ा है। कई जगह पर यह छापेमारी चल रही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक एमएचए मॉनिटरिंग कर रहा है। एनआईए और ईडी का अब तक का सबसे बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए और ईडी की जॉइंट रेड इसे कहा जा सकता है। 10 से ज्यादा राज्यों में इन दोनों एजेंसीज ने छापेमारी शुरू की है और 106 ठिकानों को चिन्हित किया गया है जहां इस वक्त ये छापेमारी चल रही है। पीएफआई चेयरमैन अब्दुल सलाम के यहां पर भी ये छापेमारी की गई है। पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान समेत 10 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी चल रही है। जयपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में एनआईए का छापा पड़ा है। जयपुर में पीएफआई के दफ्तर पर दबिश दी गई, हथियारबंद कमांडो तैनात किए गए। कोटा के भी कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी हुई है। विज्ञान नगर और सांगोद में कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। तो राजस्थान के कुछ जिले भी इस छापेमारी की जद में है। इसमें राजधानी जयपुर, कोटा में भी छापेमारी की जा रही है। दर्शकों को बता दें कि इसमें एनआईए के साथ साथ ईडी भी इन्वॉल्व है, यानी कि दो बड़ी एजेंसीज की एक साथ जॉइंट ऑपरेशन। इस समय 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए की छापेमारी। जयपुर में भी इस समय पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है और साथ में मौजूद है ईडी के अधिकारी भी और एनआईए के अधिकारी भी, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की अनियमितताएं हैं। चूंकि ईडी भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए किस तरीके से धन यहां पर आता है, धन का प्रवाह क्या है, किन सोर्सेज से इस संस्था को धन मिलता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर यह छापेमारी। एनआईए भी कुछ सूत्र खंगालने की कोशिश यहां पर कर रही है। जयपुर और कोटा के अंदर जो प्राथमिक सूचना मिल रही है उसके मुताबिक पीएफआई के दफ्तरों पर छापे, और न केवल राजधानी जयपुर में बल्कि अगर पूरे देश की बात करें तो 10 से ज्यादा राज्यों के अंदर इस समय जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है पीएफआई के दफ्तरों पर, जिसमें एनआईए देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी और साथ में ईडी और जयपुर और कोटा के अलावा 12 में भी, राज्य के 12 जिले में भी इस समय यह छापेमारी की जा रही है। नयापुरा रैगर बस्ती से सादिक हुसैन को गिरफ्तार किया है। देर रात एनआईए के दल ने कार्रवाई को अंजाम दिया, यानी अब जयपुर कोटा के बाद में 12 का भी नंबर। एसडीपीआई का जिला सचिव है सादिक हुसैन। एसपी ऑफिस में पूछताछ के बाद सादिक को अपने साथ ले गई है टीम। नयापुरा रैगर बस्ती के सादिक हुसैन को हिरासत में लिया गया है, यानी एक साथ इतना बड़ा ऑपरेशन पूरे देश भर के अंदर 10 से ज्यादा राज्यों में, जिसमें पीएफआई के तमाम बड़े दफ्तर निशाने पर हैं और साथ ही साथ एनआईए के साथ ईडी भी जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। और प्रदेश के कई जिले इसके जद में हैं, जिसमें पहले प्रदेश की राजधानी जयपुर, उसके बाद कोटा और अब 12। देश भर में 106 ठिकाने चिन्हित किए गए हैं पीएफआई के, जहां पर इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से ये संचालित है और कानून जब अपना काम करता है तो उसके अंदर सभी को सहयोग करना चाहिए। पीएफआई के कार्यालयों के ऊपर या अन्य स्थानों के ऊपर छापे पड़ना या जांच करना, यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
इसलिए जांच के अंदर सहयोग करना चाहिए और कानून अपना काम करेगा। जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। ये थे बीजेपी एमएलए रामलाल शर्मा और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए और इस जांच में सहयोग करना चाहिए। इस समय पूरे देश भर में 106 ऐसे ठिकाने चिन्हित किए गए हैं पीएफआई के दफ्तर, जहां पर एनआईए और ईडी मिलकर छापेमारी कर रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी इसमें सामने आई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं प्रदेश के राजधानी जयपुर, कोटा और बारां, और कुछ समय के बाद में मुमकिन है कि कुछ और जिलों के नाम भी सामने आए। तो एक बड़ा ऑपरेशन देश में इस वक्त। कर्नाटक में 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं अब तक। इसके अलावा बात करें, तमिलनाडु में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पीएफआई पर एक्शन के दौरान, और पीएफआई के एक्शन में असम में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यानी लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पीएफआई से ताल्लुक रखते हैं। आंध्र प्रदेश में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, यानी कि यह आंकड़ा अब 50 को भी क्रॉस कर चुका है गिरफ्तारी में। मध्य प्रदेश में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा दिल्ली में 3 लोग पीएफआई के गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है, सबसे ज्यादा कर्नाटका में 20 गिरफ्तारियां, और पुदुचेरी में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यानी वो 10 राज्य जहां पर इस समय रेड डाली गई है, और केरल में कर्नाटका से भी ज्यादा 22 लोग पीएफआई के गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र में 20, तकरीबन 106 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और खास तौर पर 10 राज्यों में जिस तरह से पीएफआई संस्था के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। और खासतौर पर अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि परवेज भी शामिल है। परवेज के घर पर आज सुबह में तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम पहुंची और उनको हिरासत में लेकर ईडी लाया गया और यहाँ पर विशेष तौर पर पूछताछ की जा रही है। ईडी की जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, मुख्यालय की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी बढ़ाई गई। और कहा जा सकता है कि पीएफआई संस्था के खिलाफ जिस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया और उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद देशव्यापी एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से इस मामले में एक कहा जा सकता है ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त में कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला जा रहा है। और इसके साथ साथ उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जो खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि इस मामले में आगे की एक रूपरेखा वो तैयार किया जा सके और तमाम मामले को अंजाम दिया जा सके। तमाम जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। उसी के आधार पर आज 106 से ज़्यादा लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। उन तमाम जानकारियों को साझा भी किया जाएगा कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, चाहे दस्तावेजों की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें, किस तरह से इकट्ठा किया गया इसके बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में कई और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और परवेज की अगर बात करें तो जिस वक्त में राजधानी दिल्ली के अंदर में यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि जो एक दंगा जैसा एक रूप देखने को मिला था, खास तौर पर जिस तरह से शाहीन बाग और सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद भी उस वक्त में भी परवेज का नाम सामने आया था और उसके बाद इस मामले पर उससे भी पूछताछ की गई थी। एनआईए इस वक्त में देख सकते हैं ईडी मुख्यालय में यहाँ पर काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि एक तमाम इनपुट्स को यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर परवेज से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। परवेज दिल्ली स्थित जो पीएफआई का दफ्तर है वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार में था। और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से अन्य दूसरे राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से
कई लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहाँ से आज तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बड़े स्तर पर इस मामले पर इस संस्था के खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का एक आदेश वो जारी किया जा सकता है। एक तरह से हो सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से पीएफआई से जुड़े हुए इनपुट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, आने वाले वक्त में इसकी जो इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने का भी एक रूपरेखा वो तैयार किया जा सकता है और आगे इस मामले पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जानकारी ये मिल रही है कि कई लोगों को गिरफ्तार करने की जो जानकारी मिली और गिरफ्तारी करने के बाद जिस तरह से कई लोगों को हिरासत में भी लेकर आगे पूछताछ की जा रही है, तो आगे इस मामले पर कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक उन तमाम गिरफ्तारियों के बारे में, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी और इन मामलों पर विस्तार से बताया जाएगा। जी जो है वो लगातार टेरर फंडिंग को लेकर ये एक्शन एनआईए और ईडी का। शंकर आनंद थे, दिल्ली से जानकारी दे रहे थे ईडी के दफ्तर के बाहर से। और कोटा से हमारे साथ योगेश, हमारे संवाददाता जुड़ गए। योगेश, क्या अपडेट कोटा से, क्योंकि इस समय देश भर में 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। कोटा में कौन कौन इसकी जद में? मेरी आवाज मिल रही है योगेश आपको? देखिए, पीएफआई के जो कई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, बिल्कुल जी कोटा में जो पीएफआई के पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। एनआईए की 60 अधिकारी जो हैं वो इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। कल दोपहर में ही एनआईए कोटा पहुंच चुकी थी और देर रात्रि से ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई और कोटा 12 सहित कई जगह पर यह कार्रवाई हुई। कोटा के सांगोद कस्बे में भी इस कार्रवाई के दौरान कार्रवाई की गई। तो सुबह 3 से 4 बजे के तक ये कार्रवाई चली है और जो सूचना अभी निकल कर आ रही है वो सूचना ये आ रही है कि तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। लेकिन हाँ, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं आई है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो आधा दर्जन से जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि पीएफआई के एक बड़े पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई है, जिन पर शिकंजा कसता, जो एनआईए है उसका शिकंजा जो है वो लगातार कसता चला जा रहा है। उनके भाई को भी हिरासत में लिया गया था, उससे भी पूछताछ की गई, हालांकि उसके भाई को छोड़ दिया गया है। और जिस पदाधिकारी की बात की जा रही है वो पदाधिकारी इस वक्त केरल में है और सूचना यही मिल रही है कि केरल में उसे हिरासत में लिया जाएगा और हो सकता है कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाए। योगेश, कितने लोग जो है यहां पर पहुंचे, कहां ये दफ्तर जो है पीएफआई का दफ्तर है? चूंकि आपने बताया कि अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, पूछताछ की जा रही है। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ इस समय पूछताछ जारी है और कब तक ये पूछताछ जो है वो जारी रह सकती है या उसके बाद कोई एक्शन होना है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जो जांच चल रही है वो लंबी चलेगी क्योंकि 60 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई में जुटे हैं। इसमें 2 जो है आईपीएस हैं, 4 डीएसपी सहित जो पूरी लवाजमा है एनआईए का वो कोटा में काम कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और निश्चित रूप से एक बड़े खुलासे की तरफ जो एनआईए है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सूचना ये भी मिल रही है कि एक या 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है कोटा से, लेकिन उनकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि गिरफ्तार कर लिया है या नहीं। हालांकि हम मीडिया जो है वो लगातार जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में है और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एनआईए के अधिकारी हैं, आईजी लेवल के जो अधिकारी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस पूरे मामले पर बोलने के लिए मना कर दिया है। लेकिन जल्द ही ऐसे निर्देश दिए हैं कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा कि कोटा से किन किन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है या किस तरह की कार्रवाई ये आगे बढ़ने वाली है। योगेश, क्या कोटा में एक ही पीएफआई दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है या कुछ अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर एनआईए और ईडी की टीम मौजूद है?
नहीं, देखिए दफ्तर पर नहीं, ये जो पीएफआई के जो पदाधिकारी हैं इनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, इनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। कोटा में विज्ञान नगर स्थित इनका जो घर है वहां दबिश दी थी। उसके बाद इनका गांव पड़ता है सांगोद के पास में, वहां पर एनआईए ने दबिश दी। बारां में कई जो ठिकाने हैं वहां दबिश दी। बारां में हालांकि कई लोगों को हिरासत में लेने की सूचना भी मिल रही है, लेकिन कोटा से अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। आधा दर्जन लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है और हमारे सहयोगी जो ओम है वो नई जानकारी के साथ आए हैं, उनके पास नई कुछ जानकारियां भी हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। ओम, इसमें क्या कुछ नई कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें? देखिए, सांगोद इलाके में जहां पूरी टीम ने जो कार्रवाई की थी, देर रात से भी कार्रवाई की थी और उस इलाके में हंगामा जैसा हालात भी बने थे। पुलिस के जो स्थानीय पुलिस है उसके सहयोग से थाने में उन जो एनआईए की जो टीम है उन संगठन से जुड़े, जो पीएफआई के संगठन से जुड़े लोगों को बुलाया था। उसके बाद में जानकारी तो यहाँ तक मिल रही कि जो उसका प्रदेश अध्यक्ष है या पदाधिकारी जो आसिफ नाम का व्यक्ति है, उसको केरल में उसको अरेस्ट कर लिया। उनके परिवार के सदस्य जहाँ जहाँ भी हैं उनका कोई इनपुट मिल रहा है, जैसे क्योंकि विज्ञान नगर इलाके में उनका मकान बताया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के कोई बूंदी में कोई उनसे परिचित या कोई उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल सूचना तो यह भी आ रही है कि नयापुरा इलाके में भी टीम ने कई जगह दबिश दी। हालांकि आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन एनआईए की टीम 2 दिन से लगातार हाड़ौती के अलग अलग इलाकों में ज्यादातर आसिफ के ही ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नाम आ रहा है सामने, तो इसी से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके। ठीक है योगेश, बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा भी जुड़ गए। विष्णु, देश में इसे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है। देश के 10 राज्यों से ज्यादा राज्यों के अंदर इस समय जो है वो एनआईए और ईडी की छापेमारी यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। राजधानी से क्या तस्वीरें, क्या खबर? देखिए, राजधानी में जयपुर में मोती डूंगरी रोड पर अल सुबह जो है कार्रवाई पूरी हुई है। एमडी रोड पर पीएफआई के दफ्तर में रात 2 बजे एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। उसके बाद उनके साथ में ईडी की टीम और स्टेट पुलिस की जो इंटेलिजेंस की जो टीम थी उनको भी साथ में लिया गया। उसके अलावा सीआईएसएफ के कमांडोज को साथ में लेकर के जो टीमें आई थी और यहाँ रात को करीब 2 बजे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी करने के बाद में ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ और अब जो करीब 6 घंटे चलने के बाद में ऑपरेशन पूरा हो गया। अब पीएफएफ के जो कार्यकर्ता हैं इस कार्रवाई के विरोध में वहां पर प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन करीब आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा। पीएफएफ के जो कार्यकर्ता हैं वो पीएफएफ के दफ्तर के बाहर जो प्रदेश का जो कार्यालय है उसके बाद इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। जी विष्णु, किस प्रकार के जो है वो तथ्यों को खंगालने में एनआईए जो है इस समय जुटी हुई है, क्योंकि टेरर फंडिंग की बात सामने आ रही है। किस तरीके के आरोप हैं, किन तथ्यों को यहां पर खंगाला जा रहा है और कौन से वो बड़े नाम है राजधानी में जो पीएफआई को ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, ऐसे जयपुर में जो कार्रवाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। 6 घंटे तक ये कार्रवाई चली थी। रात के 2 बजे एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस की टीम एनआईए के पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर पहुंची थी और उसके बाद में सुबह 8 बजे तक यहाँ पर जांच पड़ताल हुई। तो कुल मिला के 6 घंटे तक ये कार्रवाई चली और 6 घंटे की कार्रवाई के बाद में ईडी की टीम यहाँ से लौट गई है। फिलहाल जो पीएफआई के कार्यकर्ता, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है, वो पीएफआई के दफ्तर के बाद जमा है। बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर ईडी ने अपने साथ में लिया है और राजस्थान में 2 गिरफ्तारियाँ यहाँ पर हुई है। यानी ईडी और एनआईए की जो 11 राज्यों में कार्रवाई हुई थी, छापेमारी हुई थी, उनमें राजस्थान में 2 गिरफ्तारियाँ हुई, जिनमें एक गिरफ्तारी 12 और एक गिरफ्तारी कोटा में कही जा रही है। उसके अलावा 2 लोगों को उदयपुर से भी हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक एनआईए कर चुकी है और 2 लोगों को उदयपुर से डिटेन किया है। उसके अलावा टोंक और कई जगहों से भी संदिग्धों को डिटेन एनआईए ने किया है। जी विष्णु, जांच के बिंदु क्या है जिनको लेकर लगातार जो है वो 10 से अलग अलग राज्यों के अंदर जो है वो छापेमारी की जा रही है? किस तरीके के आरोप हैं पीएफआई पर? देखिए, आरोप जो हैं वो अभी तक एनआईए की ओर से कुछ सामने नहीं आया, लेकिन टेरर फंडिंग को लेकर के ये कार्रवाई करने की बात सामने, इसीलिए ईडी यानी कि जो बाहर से जो ट्रांजैक्शन है, यानी पीएफआई को कौन कौन से कहाँ से मनी का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये बात जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, इसलिए ईडी को साथ में लिया गया। ईडी के अलावा एनआईए की टीम साथ में रही, चूँकि टेरर फंडिंग का मामला एनआईए से जो पीएफआई से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो इन्हीं तमाम जानकारी की वजह से ये जो कार्रवाई की गई थी और जयपुर में
जयपुर में रात को 2 बजे कार्रवाई हुई, सुबह 8 बजे तक की कार्रवाई चलती है। करीब 6 घंटे के बाद में ईडी की टीमें यहाँ से लौट गई, दस्तावेज यहाँ से जो है जमा किए गए, लेकिन गिरफ्तारी की बात जयपुर में कोई अभी तक सामने नहीं आई है। राजस्थान में कोटा 12 से गिरफ्तारी की गई है और अब तक की जानकारी में यही सामने आया है। जी विष्णु, क्या आरोपियों को एनआईए अपने साथ लेकर गई है दिल्ली या यहीं पर पूछताछ चल रही है? देखिए, अभी तक बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम फिलहाल अभी जयपुर में ही है, जयपुर से गई नहीं। जयपुर में और भी कुछ संदिग्धों के जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी एनआईए की टीम पहुँच सकती है, ऐसी सूचनाएं हमारे सामने आ रही है। लेकिन ये लोग कौन है जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई है, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। गिरफ्तारियों की बात कोटा और वाराणसी की जा रही है। इसके अलावा जो संदिग्ध हैं वो कई स्टेट, जो जयपुर में कई राजस्थान में कई जिले हैं, वहाँ से जो लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन एनआईए ने अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। देश के 11 राज्यों में ही छापेमारी हुई थी, जिनमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके आगे और कुछ जो है एनआईए ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। जी योगेश भी कोटा से हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेश, प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब उदयपुर, बारां, कोटा और राजधानी जयपुर भी इसमें शामिल हो चुके हैं। कोटा से क्या तस्वीरें, चूंकि राजधानी जयपुर के अंदर हमारे साथी विष्णु बता रहे हैं कि काफी सारे लोग भी वहां पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वहां पर भी इस समय जांच के दौरान लोगों की तादाद बढ़ी है, जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो ये संख्या है इसमें बढ़ोतरी हुई है। जो जिन पदाधिकारियों के या जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उनके जो ठिकाने हैं उन पर जो कार्रवाई हुई है उसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रात तक ये जो सूचना थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग तक जो ये सूचना थी, ये है ना आधा दर्जन से ज़्यादा की सूचना थी, लेकिन अभी अभी जो सूचना मिल रही है वो तकरीबन दर्जन भर ऐसे जो पदाधिकारी हैं पीएफआई से जुड़े हुए, जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो ठिकाने हैं वहाँ पर जो एएनआई है वो दबिश दे रही है। वहाँ से जो लोग हैं उन्हें उनसे जांच की जा रही है। कई ठिकाने हैं वहाँ पर कार्रवाई जो है वो एनआईए कर रही है और निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई की तरफ एनआईए बढ़ रही है। और जैसा कि अगर पीएफआई की बात करें तो पीएफआई को बैन करने की बात हमेशा से उठती रही है, तो जो तस्वीर निकल कर आ रही है, तो अगर इसी तरीके से कुछ निकल कर आता है, बड़ी कुछ चीज़ें निकल आती है, हो सकता है भविष्य में इसे बैन कर दिया जाए। और आपको एक बात पर और भी हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब पीएफआई का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कोटा के अंदर, उस वक्त जो तस्वीरें थी, उस वक्त भी हमने कई लोगों से ये बात जरूर जानने की कोशिश की थी कि आप लोग यहाँ आए क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं। तो कई लोगों ने उस वक्त भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई थी कि पैसे मिलेंगे तो कहीं भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो फंडिंग है उसको लेकर के पीएफआई पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और यही जो फंडिंग है वो बड़ा कारण इसका हो सकता है कि एनआईए जो है वो कार्रवाई फंडिंग की वजह से ही ये एनआईए और ईडी जो है वो संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। विष्णु जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए। विष्णु, अब सवाल ये है कि इतने समय से अगर पीएफआई चल रही है, अगर उसने देश भर के अंदर अपने दफ्तर स्थापित कर रखे हैं और किसी तरीके की जो अनियमितता है टेरर फंडिंग के मामले, जाहिर सी बात है कि एनआईए को ऐसा इनपुट जरूर मिला होगा जिसके आधार पर ये कार्रवाइयां की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक कुछ जांच एजेंसियां जो कि उन राज्यों के अंदर भी मौजूद हैं, उनकी नजर नहीं गई। समय से पहले अगर कार्रवाइयां विष्णु की गई होती तो शायद एक साथ इतने छापे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रमबद्ध जो है वो शुरू से इनके खिलाफ जांच हो पाती। तो विष्णु, देखिए, यदि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में इसके पहले कभी जो स्टेट की जो टीमें जो होती है, जिस जिसकी इंटेलिजेंस की टीमें होती हैं, उनकी ओर से कहीं कोई इनपुट कभी गया होगा। उसके अलावा जो ये जब पिछले दिनों करौली में हिंसा हुई, हिंसा में जब पहली बार सामने आया कि पीएफआई ने राज्य सरकार को पहले एक पत्र दे दिया था जिसमें कहा गया था कि आने वाले वक्त में यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, तो पीएफआई का कनेक्शन यहाँ पे सामने आया, करौली हिंसा के बाद में सामने आया। उसके अलावा उदयपुर में जब कन्हैयालाल साहू का हत्याकांड हुआ उसके बाद भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया, लेकिन पीएफआई इन सभी मामलों से इनकार करता रहा। और आखिरकार अब जब कि बिहार में एक बार यह आया सामने आया कि पीएफआई के कुछ इस तरह के मामले सामने आए कि देश में पूरे इस्लामिक कंट्रीज को घोषित किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो ऐसे में लगातार ईडी और एनआईए की जो टीमें थी वो इन संगठन पे लगातार निगाहें बनाई हुई थी, इनकी गतिविधियों पे निगाहें बनाई हुई थी। और साथ में जब ये मामला सामने आया कि आतंकी जो टेरर जो फंडिंग है वो इनके खातों में हो रही है,
तो ऐसे में ये कार्रवाई को एक साथ रचा गया और देश के 11 राज्यों में एक साथ देर रात को छापेमारी शुरू हुई। जयपुर में 2 बजे यहाँ पे एनआईए की टीम, ईडी और स्टेट पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है। तो देर रात की इसको प्लानिंग को रचा गया है। चूंकि जयपुर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एमडी रोड पर, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर दोपहर के वक्त में, दिन के वक्त में कार्रवाई करना आसान नहीं था। तो ऐसे में रात के वक्त में यहाँ पर चुना गया ताकि आसानी के साथ में ईडी एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँचती और उसके अलावा एमडी रोड पर बने पीएफआई के प्रदेश जो कार्यालय को यहाँ पर छापेमारी की गई। 6 घंटे तक आसानी से यहाँ पर कार्रवाई की गई। लेकिन इस दौरान एमडी रोड पर उसके आसपास के सभी रास्तों पर कमांडोज, सीआईएसएफ के कमांडो तैनात कर दिए गए। यहाँ पर सभी तरह की जो आवाजाही है उसको रोक दिया गया, किसी का भी मूवमेंट वहाँ पर जारी नहीं किया गया। तो ऐसे में एनआईए ने 6 घंटे की कार्रवाई के बाद में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है बरामद किए गए। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे पीएफआई के दफ्तर, तो यहाँ के जिला प्रेसिडेंट इमरान से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कोई भी बात कहने से इनकार कर दिया गया था। उनका कहना था कि आने वाले वक्त में कुछ देर के बाद में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और अब जो है पीएफआई के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और करीब 12 बजे तक जो है पीएफआई के स्टेट ऑफिस के बाहर ये धरना दिया जाएगा, जिसपे कहा गया है कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। यानी कि पीएफआई ने अपने साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है और देशव्यापी यानी राष्ट्रव्यापी इस विरोध प्रदर्शन को करने का आह्वान पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया है। जी विष्णु, चूंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए जाहिर सी बात है कि फंडिंग की जरूरत तो पड़ती है। अगर वो संस्था देश के कई राज्यों में फैली हुई हो तो जो है वो एक फंडिंग की एक निश्चित राशि की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में आरोप जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि एनआईए की तरफ से या ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक टेरर फंडिंग के चलते ये कार्रवाइयां की जा रही है। अब सवाल ये उठता है विष्णु कि इतने सारे दफ्तर या इतने सारे संस्थान पूरे देश भर में चलाने के लिए वो कौन सी जगह हैं, वो कौन से संस्थान हैं या वो कौन से देश हैं जहां से ये फंडिंग होती रही है या हो रही है, जिसको लेकर एनआईए ये छापेमारी कर रही है? क्या कुछ जानकारी विष्णु इसको लेकर? देखिए, एनआईए ने अभी तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं किया है। कोई प्रेस को अभी हो सकता है कि कुछ देर बाद जब ये पूरी कार्रवाई देश भर में हो जाएगी, 11 राज्यों में चूंकि कार्रवाई चल रही है, जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही एनआईए इस पूरे मामले में ब्रीफ कर सकती है कि क्यों ये कार्रवाई की गई। फिलहाल अभी तक इसको गल्फ कंट्रीज के साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। उसके अलावा और भी कुछ देश हैं जहाँ से ये पीएफआई को टेरर फंडिंग की बात की जा सकती है, लेकिन ना तो पीएफआई के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस पूरे मामले में बोलने को तैयार हो रहे हैं, ना अभी तक एनआईए की ओर से कोई खुलासा किया गया। सिर्फ इतनी जानकारी सामने आई कि 11 राज्यों में, देश के 11 राज्यों में छापेमारी की गई। 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राजस्थान से 12, कोटा के अलावा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी करीब कुछ लोगों को, संदिग्धों को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए उठाया, डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए। तो टेरर फंडिंग की जो बात है विष्णु और योगेश, आप दोनों साथी नजर बनाए रखिएगा इस कार्रवाई को लेकर, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एनआईए द्वारा 2 की गिरफ्तारी की सूचना। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, एनआईए की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ। ये बड़ी कार्रवाई देश भर में इरफान और सलीम का नाम सामने आ रहा है, जिनकी गिरफ्तारियां की गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की एनआईए ने अभी तक, लेकिन पीएफआई मामले में इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।